गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हमने एससीओ को कवर किया एंड होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है। और अभी तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ही चल रहा है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए आप लोग, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन हेतु नासा का यूरोपा क्लिपर रवाना। ये बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा, आप सबको ये समझ में आ रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का मतलब क्या हुआ। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का मतलब हुआ बृहस्पति ग्रह का सैटेलाइट, बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा यूरोपा, यानी कि एक मिनट सॉरी यानी कि ये जो है यूरोपा, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। तो ये बृहस्पति ग्रह का एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब यूरोपा के अध्ययन के लिए नासा ने एक यान भेजा है, ठीक है, जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ठीक है, क्लियर है, जिसका नाम क्या है, यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर क्या है, तो एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, और ये किसके अध्ययन के लिए गया है, तो बृहस्पति ग्रह के, यानी कि जुपिटर के सैटेलाइट यूरोपा के अध्ययन के लिए गया है। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बारे में क्या दिया हुआ है। एक मिनट, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा क्लिपर नाम का अंतरिक्ष यान 14 अक्टूबर 2024 को फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्थित केनेडी सेंटर से शक्तिशाली स्पेस एफ फॉल्कन हेवी रॉकेट द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ये भेजा गया है। ठीक है, एक पॉइंट तो इसको याद रखिएगा कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कब भेजा गया है, तो 14 अक्टूबर 2024 को भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ये फैक्ट निकल के आ रहा है कि 14 अक्टूबर 2024 को भेजा गया। ये सारे कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कहाँ से, फिर भी देख लीजिए केनावेरल स्थित केनेडी सेंटर से किसके द्वारा भेजा गया है, तो एफ फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा। ठीक है, इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो है एफ फॉल्कन हेवी रॉकेट। ठीक है, और डेट यहाँ पे फिर से 14 अक्टूबर 2024 को भेजा गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरोपा क्लिपर क्या है, एक अंतरिक्ष यान है जो कि किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है, तो बृहस्पति ग्रह का, यानी कि जुपिटर का जो सैटेलाइट है एक यूरोपा, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बृहस्पति ग्रह की यूरोपा चंद्रमा के अध्ययन के लिए पृथ्वी से भेजा गया यह पहला मिशन है। बृहस्पति ग्रह की यूरोपा चंद्रमा के अध्ययन के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बृहस्पति ग्रह का जो सैटेलाइट है यूरोपा, उसके अध्ययन के लिए पृथ्वी से भेजा गया यह पहला मिशन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। 290 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर रोबोटिक सोलर पावर्ड यूरोपा क्लिपर 5.5 वर्ष बाद 2030 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। OMG, 5 साल बाद ये बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा और भेजा भी गया है। और कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके, तो 290 किलोमीटर की यात्रा तय करके। एक मिनट सॉरी 290 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके रोबोटिक सोलर पावर्ड यूरोपा क्लिपर 5.5 वर्ष बाद 2030 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा टॉपिक होता है ना, तो वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसको फील कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, कब, तो 2030 में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 200 कितना किलोमीटर ये तय करेगा, तो 290 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 5.5 वर्ष बाद। चलिए आगे देखते हैं। इस कक्षा में रहते हुए 3 वर्ष में 49 बार यह यूरोपा के नज़दीक से गुजरेगा। ठीक है, 3 वर्ष में 49 बार, आप देख सकते हैं 3 साल में 49 टाइम्स ये यूरोपा के नज़दीक से गुजरेगा। यूरोपा चंद्रमा से इसकी सबसे नज़दीकी दूरी 25 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये भी एक याद रखने वाला फैक्ट है कि यूरोपा चंद्रमा, यानी कि यूरोपा सैटेलाइट जो है, उससे यूरोपा क्लिपर की दूरी जो सबसे नज़दीक की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 25 किलोमीटर की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बृहस्पति की कक्षा में रहते हुए यूरोपा
क्लिपर यूरोपा पर वर्षा की स्थिति संबंधी जानकारियाँ प्रेषित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप सबको याद रखना है कि क्या, तो वर्षा यानी कि वहाँ पे जो बारिश होगी उसकी स्थिति संबंधी जो भी जानकारियाँ होंगी वो यूरोपा क्लिपर जो है वो बताएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि बृहस्पति ग्रह के ज्ञात चंद्रमाओं की संख्या 95 है। अच्छा, यानी कि बृहस्पति ग्रह का जो टोटल सैटेलाइट है वो कितना है, तो 95 है। ठीक है, इनमें यूरोपा चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, इनमें यूरोपा जो है वो चौथा सबसे बड़ा है। तो आप सबको हम बता देते हैं कि 3 और कौन कौन सा है। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। वो न सिर्फ बृहस्पति ग्रह की बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो वही है। ठीक है, गैनीमेड पहला। दूसरा है कैलिस्टो, बृहस्पति ग्रह का जो दूसरा बड़ा ग्रह है वो है कैलिस्टो। और तीसरा है लो तथा ये है चौथा यूरोपा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोपा चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चलिए आगे जानते हैं क्या है। माना जाता है कि इसकी सतह नमकीन पानी के बर्फ से ढकी है, जिसके नीचे पानी का समुद्र है। वहाँ पहले कभी जीवन होने की उम्मीद भी लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि यूरोपा जो है इसकी सतह नमकीन पानी के बर्फ से ढकी है। इसको फील कर पा रहे हैं कि वो कैसे बर्फ से ढकी होगी, जिसके नीचे पानी का समुद्र है। एक मिनट, हाँ, जिसके नीचे पानी का समुद्र है और वहाँ पहले कभी जीवन होने की उम्मीद भी लगाई जाती है। होगा, पहले कोई सभ्यता विकसित हुआ होगा और अभी विनाश हो गया वहाँ पे, जैसे पृथ्वी का भी एक दिन होना ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जुपिटर के बारे में जान लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है सौर मंडल का। ठीक है, आप सबसे पॉसिबल हो तो नोट डाउन करते जाइए, इसको काम आ जाएंगे आगे। तो जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का। और हाँ, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर आप देखेंगे ना तो ये 5वें स्थान पर पड़ता है। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि जुपिटर कौन से नंबर वाला ग्रह है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप दूरी के क्रम में देखेंगे तो ये 5वें स्थान पर है। तो जैसे पहला कौन है, तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, और जो 5वां है हमारा वो है जुपिटर। ठीक है, अच्छा, आप सबको पता है कि जुपिटर की खोज किसने किया था? तो जुपिटर की खोज किया था गैलीलियो ने। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। बृहस्पति की खोज किसने किया था? तो बृहस्पति की खोज किया था गैलीलियो ने। कब? तो 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, और टेलीस्कोप की सहायता से किया था। ठीक है, क्लियर है? कब किया था? तो गैलीलियो ने बृहस्पति की खोज की थी 1610 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और आगे हम देखते हैं कि बृहस्पति के अध्ययन के लिए, पता है बृहस्पति के अध्ययन के लिए पहले भी बृहस्पति पर अंतरिक्ष यान भेजा गया है। तो 2011 में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया था बृहस्पति के अध्ययन के लिए। जैसे अभी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के अध्ययन के लिए, जिसका नाम है यूरोपा, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है अभी, जिसका, और कौन सा, उस यूरोपा के अध्ययन के लिए जो भेजा गया है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यूरोपा क्लिपर। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए जो भेजा गया था वो 2011 में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं हम आप सबको, इंटरेस्टिंग चीज़, कि मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति को। पता है, मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। अच्छा, आप सबको पता है कि कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और हाँ, सबसे ज़्यादा सेटेलाइट वाला कौन सा ग्रह है? तो शनि। सबसे ज़्यादा सेटेलाइट वाला कौन सा ग्रह है? तो सैटर्न है। इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। और कितना उपग्रह है उसका? तो 146। शनि का टोटल 146 उपग्रह है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे जुपिटर है जिसका 95 उपग्रह है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। होप कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या घटाकर केवल 10 की गई। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के दौरान स्कॉटलैंड में ग्लासगो में होना है। तो एक मिनट,
यहाँ पे आप लोग देखिए 23वें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। आपसे उससे पूछा जा सकता है कि 2026 में जो ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है वो कौन सा वहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे 23वां कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, तो इस यहाँ पे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में हो रहा है, एक ये भी फैक्ट है। और डेट आप सबको याद रखना है 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026। या फिर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कब हुआ है, सॉरी कब होगा, कब होने वाला है, तो 23 जुलाई 2 अगस्त 2026, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे संख्या घटकर केवल 10 कर दी गई है। इसको भी हम लोग आगे स्टडी करते हैं तो पता चलेगा, ठीक है, कि क्या इसका फैक्ट है। ओके, देखते हैं आगे। इन खेलों के संबंध में आयोजकों द्वारा लिए गए एक ताज़ा निर्णय से भारत को बड़ा झटका लगा है, जिससे पदक तालिका में उसकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, आगे देखते हैं। कम खर्च व परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए केवल 10 खेल ही इन खेलों में आयोजकों ने शामिल किए हैं, जबकि पिछले 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 19 खेल शामिल थे, ठीक है। आप सबको ये चीज़ याद रखना है कि पिछला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में, और कब हुआ था, तो 2022 में, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये 2022 में हुआ था पिछला कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और कि उस टाइम में टोटल 19 खेल शामिल थे, ठीक है। उस टाइम में केवल 19 खेल शामिल थे और अभी सिर्फ 10 है, ठीक है। यानी कि 9 खेल को हटा दिया गया है, कॉमनवेल्थ गेम से 9 खेलों को हटा दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ एक याद रखिएगा आप लोग कि 9 खेलों को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है और अभी सिर्फ 10 खेल ही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गेम को हटा दिया गया है। तो 9 खेलों को ग्लासगो खेलों से बाहर किया गया है। उनमें हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, ट्रायथलन, विच वॉलीबॉल और एबी वॉलीबॉल व रग्बी 7 शामिल है। अच्छा, ये सारे खेल के नाम हैं जिनको कि हटा दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, उतना ज़रूरी नहीं है। शूटिंग को पिछले 2022 के खेलों में भी बाहर रखा गया था। इन खेलों में भारत के पदक जीतने की संभावना प्रबल रहती है। अच्छा, ये जो खेल है ना, इसमें भारत के पदक जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, इसीलिए भारत को बड़ा झटका लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं। पिछली बार बर्मिंघम में खेलों में 210 खिलाड़ियों का दल भारत ने भेजा था, जिनमें 98 खिलाड़ी ऐसे थे इन बाहर किए गए खेलों से ही संबंधित। अच्छा, 98 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि अभी 9 खेल जो बाहर किए गए हैं इनसे ही थे। भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक बर्मिंघम खेलों में जीते थे। अच्छा, ये पिछले साल का है, 2022 का है, तो आप लोग याद, सॉरी एक मिनट, आप लोग याद रख सकते हैं कि 2022 में भारत ने टोटल 22 स्वर्ण और 61 पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। ओह सॉरी, 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 9 खेलों को बाहर कर दिए जाने से 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में अब केवल 10 खेल ही शामिल होंगे। इनमें एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, 3x3 बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, लॉन बॉल्स, नेटबॉल व वेट लिफ्टिंग शामिल है। ये सारे खेल हैं जो कि अभी फ़िलहाल कॉमनवेल्थ गेम में खेले जाएंगे 2026 में। उल्लेखनीय है कि 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मूलतः ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को सौंपी गई थी, किंतु खेलों के बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए विक्टोरिया ने मेजबानी से हाथ खींच लिया। अच्छा, बाद में ग्लासगो इसके लिए तैयार हुआ, किंतु कम समय में बढ़े हुए खर्चों के हवाले से उसने इस आयोजन में खेलों की संख्या घटाकर 10 ही कर दी है। अच्छा, इससे पहले इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया को दी गई थी, लेकिन क्योंकि खेल में खर्च ज़्यादा होगा, इसको देखते हुए विक्टोरिया ने मेज़बानी से हाथ खींच लिया और ग्लासगो ने बढ़े हुए खर्च के चक्कर में ही 9 खेल को हटा दिया, 10 खेल ही रहने दी, ठीक है। आप सबको पता है कि जो राष्ट्रमंडल है उसमें टोटल कितने कंट्री शामिल है, तो मैं आप सबको एक फैक्ट यहाँ पे बता देती हूँ। टोटल 56, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, टोटल 56 कंट्री जो है वो राष्ट्रमंडल में शामिल है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कब की,
ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मई 1949। ठीक है, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता की पुष्टि की। मई 1949। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता की पुष्टि की। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।